नमस्कार दोस्तों। तो मैं एक बार फिर आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको करंट अफेयर के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। आज जो मैं बताने वाला हूँ, अब इस क्लास में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है, जो इस क्लास में आज आपको बताने वाला हूँ, जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, वो इंडियन पॉलिटी या इंडियन पॉलिटी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं इंडियन पॉलिटी के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं फिर आपसे इंडियन पॉलिटी पर चर्चा करूँगा। इंडियन पॉलिटी के विषय में हम बात करेंगे, यानी कि भारतीय संविधान। आज जो हमारी चर्चा होगी वो होगी भारत विभाजन पर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो भारत विभाजन पर हम बात करने वाले हैं। कैसे कैसे भारत का विभाजन हुआ, इस बात पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। भारत का विभाजन कैसे कैसे हुआ, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहले हम चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, कुछ लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। पहले सब्सक्राइब किया उन्होंने, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई उनको ऐसी क्या परेशानी चल रही है कि जो वही अनसब्सक्राइब कर रहे हैं? कोई भी परेशानी चल रही है, किसी बात की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो भाई मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आप कमेंट करके नहीं बताना चाहते, आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो भाई ये मेरा मोबाइल नंबर है 8929871755। इस पे व्हाट्सएप करके बता दें। किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कभी भी कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। यदि आपको वीडियो में कोई दिक्कत लग रही है या फिर आप ये बताना चाहते हैं कि इस विषय पर या फिर इस मुद्दे पर क्लास बनाइए, तो मैं आपको उसी मुद्दे पर क्लास दूंगा। लेकिन आपको अनसब्सक्राइब करने से क्या मिलेगा? वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, चाहे आप सभी अनसब्सक्राइब कर दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आपके लिए नहीं जाएगी, कोई बात नहीं है। आप नहीं देखोगे तो भी मेरा कोई हानि नहीं हो रही है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं यूट्यूब से पैसा कमाऊं। मेरा उद्देश्य है, जिन लोगों से मैं पहले से जुड़ा हुआ था, आज भी उन्हीं से जुड़ा रहूं। जिनको मैंने पहले जीएस पढ़ाई है, मेरा जो लक्ष्य है, उनको आज भी कंटिन्यू ऐसे ही जीएस की क्लास देना चाहता हूं। ये मेरा लक्ष्य है। मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि आप सोच रहे हो कि भाई ये यूट्यूब से पैसा कमाने की वजह से ये सब वीडियो डाल रहे हैं, देखेंगे तो इनको पैसा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे भाई पैसे की जरूरत है। जो भी अनसब्सक्राइब करते हैं उनसे कहना ये है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो पैसे के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं या जो कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो मन से मेहनत करना चाहते हैं। बाकी जिसको वीडियो नहीं देखनी, कोई देखने की जरूरत नहीं है। भाई अनसब्सक्राइब जो करना चाहता है और ज्यादा करे, मुझे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो भी अनसब्सक्राइब कर रहे हैं वो कर ले, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाकी जिनको पढ़ना है वो पढ़े, कहीं से भी पढ़ लेना जहां आपका मन करे। मैं आपको कहीं से नहीं रोक रहा हूं कि आप किस चैनल से पढ़ रहे हैं। मैं तो बस इतना बता रहा हूं कि आपको जो बताया जा रहा है बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक है। तो कृपया करके अनसब्सक्राइब ना करें, और यदि करना है तो भी कर लें। इसमें मैं आपको नहीं रोक सकता, ये आपकी इच्छा है। यदि आपके पढ़ना बस की ना हो तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। मैं जो भी वीडियो देख रहे हो तो कृपया इस बात को ध्यान से सुन ले कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं मिल रहा है। आपको बिल्कुल फ्री में कुछ दे ही रहा हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है, मैं आपको कुछ दे ही रहा हूँ फ्री में। उसके बाद भी आप अनसब्सक्राइब करें तो ये आपकी इच्छा है। तो भाई यदि किसी को कोई भी परेशानी है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी परेशानी है किसी को भी, तो इस नंबर पर 8929871755, इस पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत है, लेकिन भैया अनसब्सक्राइब ना करें। ठीक है। आपको भी फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान हमारा भी कुछ नहीं होगा। ठीक है। हम तो केवल 10 लोग वीडियो को बढ़िया तरीके से देख लें, उसमें ही खुश हैं।
बस बढ़िया तरीके से 10 लोग पढ़ लें, 100,000 ना पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी का भला हो जाए इसलिए हम यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बाकी हम ये नहीं कि यूट्यूब से पैसा कमाएंगे या हम यूट्यूबर बनना नहीं चाह रहे हैं, हम यूट्यूबर बनना नहीं चाह रहे हैं भैया, ध्यान रख रहे हैं इस बात का। हम केवल वीडियो अपलोड कर रहे हैं उनके लिए कि ताकि किसी का भला हो सके। आपको ऐसी जीएस प्रदान कराना चाहता हूँ मैं ताकि आप किसी भी किताब के धोखे में ना रहें। बस आपको किताब की जरूरत ना पड़े, आप नोट्स बनाएं बढ़िया तरीके से। इसलिए मैं जीएस आपकी जो वीडियो है ये अपलोड करता हूँ। आप अनसब्सक्राइब करें तो कर सकते हैं, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है, ये आपकी इच्छा होगी। आप अनसब्सक्राइब करें मुझे या सब्सक्राइब करें या लाइक करें, क्योंकि मैं तो उसमें आपको रोक नहीं सकता, ठीक है भाई। तो बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करूँगा, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो भाई इस नंबर पर जानकारी ले लें, यदि किसी को कोई भी दिक्कत है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो अभी आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भारत का विभाजन। भारत का विभाजन। इससे पहले यदि किसी भी जो भी वीडियो को देख रहा हो उसके लिए ये टॉपिक तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, अच्छी प्रकार से तब ज़्यादा समझ में आएगा यदि इससे पहले आप पॉलिटी की जो 5 वीडियो हैं, 5 पार्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप उनको देख लें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। हालांकि आप नहीं देखते हो तो भी समझ में आएगा, लेकिन कुछ कम समझ में आएगा। आप जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी है उनके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और बेहतरीन तरीके से आप इसके नोट्स बनाएं। मैं वादा करता हूं कि भाई इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी से कोई भी सवाल उठता है तो आपका गलत नहीं होगा यदि आपने ठीक तरीके से लिखा है और ठीक तरीके से आपको याद है तो, ठीक है। तो भारत का विभाजन, भारत के विभाजन के अंतर्गत हम माउंटबेटन योजना पढ़ेंगे। भारत का विभाजन क्यों हुआ इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा कैसे भारत स्वतंत्र हुआ, बस ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस थोड़ी विस्तार से चर्चा करनी है। मैं आपको सीमित ही चर्चा तक रखूंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको ज्यादा अंदर तक नहीं ले जाऊंगा, बल्कि भारत विभाजन पर हम बहुत कुछ बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको परीक्षा के इतिहास से बस इतना बताना है जहां से परीक्षा में सवाल उठ सकते हैं। ज्यादा अंदर तक आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपको इतना ही बताऊंगा जहां से प्रश्न उठने की संभावना रहती है। तो भाई भारत का विभाजन, मैंने आप पीछे जब पॉलिटी की वीडियो अपलोड करी थी तो मैंने उसमें बताया था कि भाई जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 से 1945 तक, तो दूसरे विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने भारत से सहायता मांगी थी क्रिप्स मिशन के तहत या क्रिप्स मिशन के द्वारा, लेकिन भारतीयों द्वारा सहायता देने को मना कर दिया था दूसरे विश्व युद्ध में। तो ब्रिटेन में फिर चुनाव हुए थे, ये भी बताया था मैंने। जब ब्रिटेन में 1945 में भाई आम चुनाव हुए, प्रधानमंत्री के चुनाव हुए 1945 में, तो उन आम चुनावों में ब्रिटेन में जो सरकार बनी वो सरकार बनती भाई लेबर पार्टी की सरकार। ब्रिटेन में सरकार बनी किसकी? लेबर पार्टी की सरकार। तो लेबर पार्टी की जो सरकार बनी उसके जो मुखिया थे वो कौन थे? लेबर पार्टी की जो मुखिया थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है ब्रिटेन में, क्लीमेंट एटली। अब यहाँ से क्या सवाल आता है? यहाँ से सवाल आता है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। पार्टी कौन सी थी? लेबर पार्टी। प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब की बात है। तो भाई क्लीमेंट एटली ने 14 फरवरी को, जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन गई और प्रधानमंत्री बन गए क्लीमेंट एटली, तो क्लीमेंट एटली ने 14 फरवरी 1946 को ब्रिटिश संसद में घोषणा कर दी कि भारतीयों को अब स्वतंत्र होने का अधिकार है और अब भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए।
जो क्लीमेंट एटली थे उन्होंने घोषणा कर दी 14 फरवरी को 1946 को, सॉरी 14 फरवरी नहीं है यहाँ पे, 14 मार्च है, 14 मार्च 1946 को घोषणा करी थी, फरवरी नहीं है। 14 मार्च 1946 को ब्रिटिश संसद में घोषणा कर दी कि भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है और भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश संसद के 3 सदस्यों के एक मिशन को भारत भेजा, और मैंने ये पीछे बताया था जिस मिशन को भारत भेजा था उसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946, या कह सकते हैं कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत आया था 1940। इसमें कितने सदस्य थे? तो भाई इसमें 3 सदस्य थे। यह दिल्ली कब पहुंचा था? यह दिल्ली पहुंचा था 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन ये मुझे दोबारा बताना होगा क्योंकि तभी थोड़ा आपकी समझ में आने लगेगा कि हम कहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जब भारत का विभाजन या भारत स्वतंत्र हुआ था तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली ने 14 मार्च 1940 को घोषणा करी कि भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है, जिसके बाद कैबिनेट मिशन या ब्रिटिश संसद के 3 सदस्यों को, जिनका नाम कैबिनेट मिशन था, या 3 सदस्यों को एक मिशन के तहत जिसका नाम कैबिनेट मिशन 1946 था भारत भेजा। कैबिनेट मिशन 1946 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। यहां तक लिखने के बाद फिर इसके बाद आपको लिखना है कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, और वो सदस्य कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन थे? नंबर 1 लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ये भी बात आपको याद रखनी है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। नंबर 2 स्टैफोर्ड क्रिप्स। नंबर 3 एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, या इन तीनों को मिलाकर कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। ये तीनों 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचे थे। 24 मार्च 1946 को ये भारत आए, या फिर कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। अब भाई कैबिनेट मिशन आ गया भारत, ठीक है। अब भारत आ गया तो भारत में उस समय गांधीवादी विचारधारा चल रही थी। हमारे देश के जो उस समय मुख्य नेता थे, या जिनकी बात मानी जाती थी, जिनका सम्मान था पूरे भारत में, जिनको भारत का आम नागरिक, भारत की जनता जानती थी, वो कौन थे? वो हमारे महात्मा गांधी थे। उस समय एक दल जो था वो ही सक्रिय था। जैसे अब तो भाई भाजपा भी है, कांग्रेस में बहुत सारे दल हैं छोटे बड़े। तो उस समय जो चर्चा में या जो प्रसिद्ध दल था भारत का, वो कौन सा था? वो कांग्रेस था। मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व जो कर रही थी उस समय संस्था, वो कौन सी थी? उसका नाम था मुस्लिम लीग, ठीक है। अनुसूचित जातियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था दल, उसका नाम था अनुसूचित दलित संघ या अनुसूचित जाति संघ, उसका नाम था, ठीक है। इसके जो नेता थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। तो जो सबसे सक्रिय दल था उस समय वो कांग्रेस थी। तो जब ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है, तो हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उनसे ये कैबिनेट मिशन के लोग जाकर मिले। 3 सदस्य जो थे ये महात्मा गांधी से जाकर मिले, कांग्रेस के लोगों से जाकर मिले, कह सकते हैं हमारी भारतीय जनता से मिले, ठीक है। जो हमारे देश के उस समय वो मुख्य नेता थे, राजनीतिक दलों के जो मुख्य नेता थे, जो भारत के गिने चुने नेता थे, उन सब से ये कैबिनेट मिशन जाकर मिलता है। इस कैबिनेट मिशन ने जाकर मिलकर सभी नेताओं से, सभी दलों के नेताओं से, जो मुख्य व्यक्ति थे, मेन व्यक्ति थे उस समय देश के, उनसे ये लोग मिले और उन सब से मिलकर इन्होंने 2 सलाह दी
भारत की जनता को या भारत के हित के बारे में इन्होंने 2 सुझाव दिए। पहला सुझाव था कि 389 सदस्य होंगे, 389 सदस्यों की आप संविधान सभा बनाओ। 389 सदस्यों की क्या बनाओगे? 389 सदस्यों की आप संविधान सभा का निर्माण करो। भारतीय द्वारा 389 सदस्य मिलाकर एक संविधान सभा बनाओ, ये पहला सुझाव दिया। दूसरा सुझाव जो दिया इन्होंने, दूसरा सुझाव दिया कि एक अस्थायी सरकार बनाओ 15 सदस्यों की। अस्थायी सरकार का निर्माण करो, अस्थायी सरकार बनाओ, अस्थायी सरकार का निर्माण करो, जिसमें कितने सदस्य है? जिसमें कि आपके 15 सदस्य हों। अस्थायी सरकार का निर्माण करो जिसमें 15 सदस्य होने चाहिए, और ये 15 सदस्य भारत के सभी राजनीतिक दलों से होने चाहिए। मुस्लिम लीग से भी, किसान संघ से भी, अनुसूचित जाति संघ से, कांग्रेस के, सबसे इनसे 15 सदस्यों मिलाकर एक अस्थायी सरकार बनाओ। अब सवाल आता है कि भाई इन्होंने अस्थायी सरकार की बात क्यों कही थी, अस्थायी सरकार के निर्माण की बात क्यों कही थी? तो मैंने आपको पीछे भी बताया है। इन्होंने कहा कि जब हम तुम्हें आजाद कर देंगे, अब तो भारत का शासन चल रहा है ब्रिटेन के द्वारा। जब ये आए थे 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को ये भारत आए थे, 24 मार्च 1946 को। तो इस समय भारत का शासन किसके हाथ में था? इस समय भारत का शासन चला रही था ब्रिटिश सरकार। इस समय शासन कौन चला रही थी? इस समय शासन चला रही थी ब्रिटिश सरकार। तो इन्होंने कहा अब तो ब्रिटिश सरकार शासन चला रही है। अब एक आप सोचना, भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। संविधान बनना तैयार होता है भाई 9 दिसंबर 1946 से। 9 दिसंबर 1946 से बनना शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। ये शुरू हुआ और बनकर यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे शासन चला रही थी ब्रिटिश सरकार। संविधान इसी समय बनना शुरू हो जाता है, 24 मार्च की बात है, और 9 दिसंबर, मार्च के बाद दिसंबर आते आते दिसंबर 1946 से संविधान बनना शुरू हो गया। अब संविधान अभी बन ही रहा था, बनकर कब खत्म होगा? 26 नवंबर 1949 को। क्या हुआ कि बीच में ही संविधान बन ही रहा था और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत हो गया आजाद। अब आजाद का अर्थ क्या है? अब ब्रिटिश का अधिकार भारत से समाप्त। जब ब्रिटिश का अधिकार भारत से समाप्त, तो फिर शासन किसके हाथ में? अभी तो संविधान बनाना नहीं भाई, अभी तो भारत में सरकार की स्थापना हुई नहीं है, फिर शासन कौन चलाएगा? तो इसीलिए इन्होंने आकर भारतीय जनता को यह सुझाव दिया कि हम तुम्हें आजाद कर देंगे, और जब तक तुम्हारा संविधान बनकर तैयार ना हो जाता तब तक आप एक अस्थायी सरकार का निर्माण करो जिसमें 15 सदस्य होंगे। यानी कि हमने तुम्हें यहाँ आजाद कर दिया, और जब तक तुम्हारा संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950, जब तक संविधान लागू हुआ तब तक ये 15 सदस्य जो हैं ये आपका शासन चलाएंगे। यानी 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950, जब तक संविधान बनने के बाद लागू हो गया, तब तक जो शासन चलाएंगे कौन चलाएंगे? ये 15 सदस्य चलाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अस्थायी सरकार का निर्माण करो जिसमें 15 सदस्य होंगे और सभी दलों से मिलकर ये बनेगी। ये मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। इस अस्थायी सरकार की जो घोषणा की गई थी वो 24 अगस्त 1946 को की गई थी। इसकी घोषणा 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा की गई थी अस्थायी सरकार की। और अस्थायी सरकार का जो निर्माण हुआ था भाई, वो कब हुआ था? अस्थायी सरकार का निर्माण हुआ था 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को अस्थायी सरकार बन गई। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसके अध्यक्ष थे, और इसके जो उपाध्यक्ष थे ये थे इसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अब पूछा जाए स्वतंत्रता से पूर्व गठित अस्थायी सरकार की स्थापना कब हुई, या अस्थायी सरकार के अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे? ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। जिसने पहले वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो को देख ले, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे बात करते हैं। अब हम जो चर्चा करेंगे, अब हमारा जो मुद्दा है आज वो भारत विभाजन का है। तो भाई अब सवाल ये आता है कि भारत का विभाजन करना संभव क्यों हुआ?
क्या कोई और चारा नहीं था भारत के विभाजन के बिना? क्या भारत का विभाजन रोका नहीं जा सकता था? क्या भारत का विभाजन होना जरूरी हो गया था? ऐसे क्या कारण हुए कि भारत का विभाजन करना पड़ा? ऐसी क्या घटनाएं घटी कि भारत का विभाजन करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था ब्रिटिश सरकार के पास कि भारत का विभाजन कराना मंजूर हो गया? ऐसा क्या हुआ कि भारत का विभाजन हमें करना पड़ा या हमारे भारत का विभाजन हुआ? तो भाई जो पृष्ठभूमि चलती है भारत के विभाजन की वो काफी लंबे समय से चलती आ रही थी। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। लगभग जब से मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ था तब से भारत विभाजन की नींव रखी गई थी। लगभग 1922 से भारत विभाजन की नींव रखी गई थी। 1915 में महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में आए थे। इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय राजनीति में आए थे। मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी से अप्रसन्न थे। वास्तविकता वो उनको देखकर खुश नहीं रहते थे। जैसे जैसे वो राजनीति में सक्रिय होते चले गए महात्मा गांधी तो मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय राजनीति से या कांग्रेस से दूर होते चले गए। ठीक है, वो भारत से उनका लगाव कम होता चला गया और वो मुस्लिमों के लिए काम करने लगे। पहले वो सब जनता में भारतीय एकता का, हिंदू मुस्लिम एकता का वो समर्थन करते थे, लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी का प्रभाव बढ़ता गया भारतीय राजनीति में तो उन्होंने मुस्लिमों का हित करना चाहा और मुस्लिमों को वो सहयोग देने लगे। धीरे धीरे 1922 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। हालांकि बीच में छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के कारण। असहयोग आंदोलन के कारण उन्होंने उसको छोड़ दिया था कांग्रेस को, क्योंकि जब कांग्रेस में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था तो उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और बात उसमें ये थी कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हम विधानमंडलों का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, जो विधानमंडल हैं हम उनका बहिष्कार करेंगे, हम उनमें जाएंगे नहीं। और मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे नहीं विधानमंडल हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे विधानमंडल हम नहीं छोड़ेंगे। इस बात से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, कांग्रेस छोड़ दी थी। उसके बाद ये मुस्लिमों के हितों में कार्य करने लगे थे। उसके बाद 1930 में मोहम्मद इकबाल ने दो अलग राष्ट्रों की मांग की थी धार्मिक आधार पर। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने दो अलग राष्ट्रों की मांग की धार्मिक आधार पर। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति या पाकिस्तान के जन्मदाता कौन था? चौधरी रहमत अली था। 1940 में आकर मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले पाकिस्तान और भारत के रूप में दो अलग राष्ट्रों की मांग की थी 1940 में कि भारत का विभाजन होकर दो नए राष्ट्र बनाए जाने चाहिए, जिनका नाम मुस्लिमों के लिए जो राष्ट्र है उसका नाम पाकिस्तान, हिंदुओं के लिए जो राष्ट्र है उसका नाम भारत। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, बस अभी विस्तार से चर्चा मॉडर्न हिस्ट्री में करेंगे। तो भाई काफी लंबे समय से भारत विभाजन की प्रक्रिया या कह सकते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता में जो फूट है वो काफी समय से पड़ती आ रही थी। इसके जो उत्तरदायी थे वो कुछ मुस्लिम लीग के नेता थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली, चौधरी रहमत अली, ये इसके उत्तरदायी रहे हैं। वास्तव में जो मुख्य उत्तरदायी थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो भारत विभाजन का कारण बने थे। वास्तविकता देखा जाए क्योंकि इन्होंने ही मुस्लिमों को उकसाया था। कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, जब संविधान बनना शुरू हुआ, जब कैबिनेट मिशन भारत आया भाई, तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि 15 सदस्यों की एक अस्थायी सरकार बनाओ, जो मैं आपको अभी बता रहा था। इस अस्थायी सरकार में 15 सदस्य होने चाहिए जो सभी दलों से होंगे। परंतु मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। मुस्लिम लीग ने अस्थायी सरकार में शामिल होने से क्या कर दिया? मना कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग केवल पाकिस्तान की मांग कर रही थी, मुसलमानों का हित चाह रही थी। कोई बात नहीं, मत हो शामिल। कुछ दिनों कह सकते हैं कुछ माह तक मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई, परंतु बाद में मुस्लिम लीग को लगा
कि भाई ऐसे इस अस्थायी सरकार के बाहर रहने से हम पाकिस्तान की मांग कैसे कर पाएंगे। यदि हम अस्थायी सरकार में ना जाएं तो पाकिस्तान की मांग कैसे कर पाएंगे, पाकिस्तान की मांग तो नहीं हो पाएगी। और हम अपने मुस्लिम भाइयों का हित यानी कि उनके हितों की रक्षा हम कैसे कर पाएंगे यदि हम अस्थायी सरकार में शामिल नहीं हुए। क्योंकि जो अस्थायी सरकार है ना, यही तो शासन चला रही है, और जब शासन में ही हमारा कोई आदमी नहीं है तो मुसलमानों के हितों की रक्षा कैसे होगी। इसलिए मुस्लिम लीग के नेताओं की समझ में आया, उनकी बुद्धि ने काम किया कि भाई इस अस्थायी सरकार में शामिल होना आवश्यक है। इसलिए 5 मुस्लिम लीग के नेता इस अस्थायी सरकार में बाद में शामिल हो गए। 10 कांग्रेस के और 5 मुस्लिम लीग के कुल 15 सदस्य अस्थायी सरकार में शामिल थे। ये कौन सी अस्थायी सरकार थी? स्वतंत्रता से पहले अस्थायी सरकार थी, बाद की नहीं, बाद की भी है लेकिन वो बाद में बताएंगे। स्वतंत्रता से पहले गठित अस्थायी सरकार में 5 सदस्य मुस्लिम लीग से थे, 10 सदस्य कांग्रेस से थे, कुल 15 सदस्य थे। कोई बात नहीं। और एक बात और, मुस्लिम लीग के जो सदस्य 5 शामिल हुए थे ना, इन पे सब पे बड़े बड़े पद थे। कोई रेल मंत्री था, कोई कानून मंत्री था, कोई वित्त मंत्री था, ऐसे ऊंचे ऊंचे पदों पर इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसके बाद अब कोई बात नहीं, अस्थायी सरकार की तो बात हो गई भाई, समाप्ति के। ये 5 सदस्य इसमें शामिल हो गए कि हम पाकिस्तान की आवाज जब भी उठाएंगे तब हम इसमें शामिल होकर आ जाए, तो शामिल हो गए। अब हुआ क्या, अब बात आ जाती है इधर संविधान सभा की। कैबिनेट मिशन ने कहा था कि 389 सदस्य होंगे संविधान सभा में, जो भारत के प्रत्येक क्षेत्र से चुने जाएंगे, 389 सदस्य। अब मुस्लिम लीग ने इन 389 सदस्य, या फिर कह सकते हैं मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध किया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या किया? विरोध किया। क्यों किया? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध किया और कहा कि भाई भारत हिंदुओं का देश है, और ये 389 सदस्य जो आप निश्चित कर रहे हो संविधान सभा के लिए, भारत हिंदुओं का देश है। और ये जो आप मतदान कराने के लिए कह रहे हो, मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया, इन 389 सदस्यों में से 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, और 4 सदस्य जो थे वो कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। और भाई जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से थे, जो भारत के देसी राज्य थे। अब हुआ क्या, इन 389 सदस्यों में से इन 292 तो ब्रिटिश प्रांतों के प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के, कुल 296 सीटों पर चुनाव होना था। वैसे बाकी 93 सदस्य ऐसे ही मनोनीत होकर आने थे, 296 सीटों पर चुनाव होना था। तो मुस्लिम लीग ने इन 296 सीटों पर जिन पर चुनाव होना था उनका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने कहा कि भारत हिंदुओं का देश है, और जो 296 सीटें हैं जिन पे चुनाव हो रहा है, इनसे सभी हिंदू लोग खड़े होंगे, और यदि कोई मुस्लिम नेता इनसे खड़ा होता है तो भारत में हिंदुओं की संख्या अधिक है, इसलिए मुस्लिम को कोई वोट देगा ही नहीं। और जब मुस्लिम को कोई वोट देगा नहीं तो हमारा सदस्य संविधान सभा में नहीं पहुंचेगा, और जब हमारा सदस्य संविधान सभा में नहीं पहुंचेगा तो हमारे हितों की बात कोई संविधान में नहीं रखी जाएगी, और जब हमारे हितों की बात नहीं रखी जाएगी तो फिर हम संविधान सभा में शामिल ही क्यों हो। उन्होंने कहा 296 सीटें हैं, भारत हिंदुओं का देश है, अधिकतर हिंदू लोग यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और हिंदू को वोट देगा, इसलिए हिंदू ही संविधान सभा पहुंचेंगे, मुस्लिम तो पहुंचेंगे नहीं। और जब मुस्लिम नहीं पहुंचेंगे तो फिर मुस्लिमों के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी, मुस्लिमों के लिए संविधान में कोई प्रावधान या कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई, और मुस्लिम लीग ने मांग करी कि धार्मिक आधार पर इन 389 सदस्यों का, या धार्मिक आधार पर जिन पर चुनाव हो रहा है 296 सीटों का, इनका धार्मिक आधार पर विभाजन करो। जो 296 सीटें हैं इनको धर्म के आधार पर बांटो, जिन पे चुनाव होना है, इलेक्शन होना है, इनको धर्म के आधार पर बांटो 296 सीटों को। अब 296 सीटों को धार्मिक आधार पर विभाजन करने के लिए धार्मिक आधार पर बांटा गया, जिनमें से 213 सीटें तो दे दी गई वे सामान्य वर्ग के लिए, 213 सीटें दे दी गई वे सामान्य वर्ग के लिए, और 79 सीटें दे दी गई मुस्लिमों के लिए। और जब भाई मुस्लिम अपने लिए सीट मांगने लगे विशेष करके, तो भाई सिख भी पीछे नहीं रहे, 4 सीटें उनको भी दे दी गई, 4 सीटें सिखों के लिए। ठीक है, अब कहने का अर्थ यह है, इस 296 सीटों का विभाजन कर दिया गया, और 296 सीटों का विभाजन करके कह दिया गया कि 213 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। इन 213 सीटों पर
कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। 79 सीटों पर केवल मुस्लिम व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, या मुस्लिम धर्म का नेता ही, कोई भी व्यक्ति मतलब जो उम्मीदवार है मुस्लिम धर्म से है वो चुनाव लड़ सकता है, और 4 सीटों पर केवल सिख धर्म का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। कोई बात नहीं, चुनाव हो गया, ठीक है, चुनाव हो गया संविधान सभा के लिए भाई। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए क्या हो गया, संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हो गए। अब जब चुनाव हो गए तो चुनाव के बाद चुनाव का परिणाम आया तो क्या हुआ, कांग्रेस को 208 सीटें मिली, 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 208 सीटें कांग्रेस को। मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिली, 73 सीटें मिली भाई मुस्लिम लीग को। अब जब मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, बाकी सबको एक एक सीटें मिली थी, अन्य दल को कितनी कितनी सीटें, एक एक सीटें मिली थी। जब मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली तो मुस्लिम लीग इस बात से नाराज हो गई, और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपनी स्थिति कमजोर जानी, और अपनी कमजोर स्थिति को देखकर मुस्लिम लीग ने फिर से संविधान सभा का विरोध किया, और मुस्लिम लीग ने कहा कि कांग्रेस के 208 सदस्य हैं और मेरे केवल 73 सदस्य हैं। भाई जब कांग्रेस के 208 सदस्य हैं, कांग्रेस के लोग कुछ लाना चाहते हैं, संविधान में कुछ प्रावधान लिखना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, अगर हम चाहें भी तो उसको लिए हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे तो 73 सदस्य हैं। सारे के सारे सदस्य मने भी करें ना तो भी वो प्रावधान रोका नहीं जा सकता, वो उसमें लागू किया जाएगा जिसके लिए कांग्रेस कहेगी, क्योंकि हमारे पास 73 है, उनके 208 हैं, उधर 208 कह रहे हैं और 73 मने कर रहे हैं, तो किसकी बात मानी जाएगी, 208 की मानी जाएगी। और इसने अपने बारे में कहा फिर कि यदि हम मुस्लिमों के हितों के लिए संविधान में कुछ रखें, हम 73 सदस्य हैं, मुस्लिमों के लिए कुछ रखें, संविधान में कुछ प्रावधान जोड़ा जाए, और 208 ने विरोध कर दिया तो वो लागू नहीं होगा। वह 73 तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए ये किया जाए, और 208 कांग्रेस के जो हैं उन्होंने कह दिया ये नहीं होगा, ये सही नहीं है, तो भाई फिर तो इनकी बात मानी जाएगी, ये ज्यादा है, इनकी कौन मान रहा है। तो मुस्लिम लीग ने इसका फिर से विरोध किया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने कहा कि जिस देश के संविधान में मुस्लिमों के हितों का कोई प्रावधान नहीं है, मुस्लिमों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है, हम उस देश की संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे, हम उस देश की संविधान सभा के सदस्य नहीं बनेंगे। उसने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा को छोड़ दिया, उसका बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने। जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया तो इसने बंगाल में सांप्रदायिक आंदोलन छेड़ दिया, यानी कि बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम थे उनमें जो है आपस में इसने फूट डाल दी, उनको आपस में लड़ा दिया। अब मैंने आपको पहले भी बताया, जब उनको आपस में लड़ा दिया तो महात्मा गांधी ने जाकर वहां पर आंदोलन शांत करा। जब आंदोलन शांत हो गया तो संविधान की कार्रवाई जो है वो फिर से आगे बढ़ाई गई। अब संविधान बनना शुरू हो गया। जब इसने बंगाल में सांप्रदायिक आंदोलन छेड़ दिया तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने सोचा कि भाई अब जो मुस्लिम लीग जो है वो हद कर रही है, अब इसकी जो मांग है इसको और नहीं टाला जा सकता। अब मुस्लिम लीग की जो मांग है, अब यानी कि भारत के विभाजन को और नहीं टाला जा सकता है। काफी लंबे समय से मुस्लिम लीग मांग करती आ रही है भारत विभाजन की। यदि हमने ऐसा नहीं करा तो भारत में फिर से कहीं 1857 की जैसी हिंदू मुस्लिमों में क्रांति ना हो जाए, खून खराबा ना हो, कहीं आपस में हिंदू मुस्लिम में काट ना पड़ जाए। इस वजह से इन्होंने कहा कि इन सब को रोकने के लिए हमें अच्छा है कि भाई भारत का ही विभाजन कर दें, पाकिस्तान और भारत के रूप में। यानी कि क्लीमेंट एटली ने सोचा कि भाई अब और मुस्लिम लीग की मांग को नहीं टलाया जा सकता, अब तो भारत का विभाजन करना ही पड़ेगा, अब मजबूरी है, अब भारत को बांटना ही पड़ेगा। तो इन्होंने भारत का विभाजन करने के लिए 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में घोषणा कर दी कि भारत को 30 जून को आजाद कर दिया जाएगा। 30 जून को भारत का विभाजन कर दिया जाएगा या भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। भारत का विभाजन निश्चित कर दिया गया कि 30 जून को हम भारत को स्वतंत्र विभाजन करके उसको हम स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है, 30 जून को भारत का विभाजन होना तय हो गया। 20 फरवरी को इन्होंने घोषणा कर दी। भारत का विभाजन करने के लिए इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा। लॉर्ड
बेटेन को भारत भेजा। इससे पहले जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? इनसे पहले भारत के जो वायसराय थे, इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल को वापस बुला लिया और लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आने वाले अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। ये सवाल आता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्योंकि वायसराय का नाम बदलकर गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, जब नाम बदल दिया गया तो वो वायसराय हो गए थे। तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऐसे पूछ सकता है अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन से पहले लॉर्ड वेवेल। वेवेल को बुला लिया स्वतंत्रता के समय और लॉर्ड माउंटबेटन को भेज दिया। ऐसे पूछ सकता है कि जब भारत आजाद हुआ तब भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं। भारत आकर लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आजाद करने के उद्देश्य से, भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार करी। और जो योजना तैयार करी थी वो योजना 3 जून को तैयार करी थी। 3 जून को एक योजना तैयार करी, 3 जून को एक योजना बनाई या एक योजना तैयार करी, एक योजना तैयार की। इस योजना का नाम जो था, इस योजना को कहते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, एक योजना तैयार की जिसका नाम था माउंटबेटन योजना। इस माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। 3 जून योजना। 3 जून योजना क्यों? क्योंकि 3 जून को ये तैयार की गई थी या लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 3 जून को एक योजना प्रस्तुत की गई जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना जो थी, इस पर विचार करने के लिए, मतलब इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, इस पर विचार करने के लिए 14 जून 1947 को, 3 जून 1947 को ये जो बात है यहाँ की माउंटबेटन योजना, ये 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी, तैयार की गई थी। इस योजना पर विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए 14 जून 1947 को कांग्रेस का नई दिल्ली में अधिवेशन होता है। कांग्रेस की बैठक बुलाई गई, कहां पर? नई दिल्ली में। कांग्रेस की एक बैठक बुलाई गई नई दिल्ली में इस योजना पर विचार करने के लिए। जो माउंटबेटन योजना थी, इस पर विचार करने के लिए कांग्रेस की एक बैठक बुलाई गई। और इस बैठक में फिर क्या हुआ? सबसे पहले बात तो यही है कि 3 जून योजना पर जो कांग्रेस की बैठक बुलाई गई वो कहां पर हुई थी? वो नई दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 14 जून 1947 को। तो इस बैठक में क्या हुआ? इस बैठक में पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने इस बैठक में पंडित गोविंद वल्लभ पंत, इस बैठक में पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने सर्वप्रथम भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा। भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने रखा था? कांग्रेस की बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा था किसने? पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने रखा था भारत के विभाजन का। भाई कांग्रेस की बैठक बुलाई गई माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए, मतलब माउंटबेटन योजना प्रस्तुत कर दी लॉर्ड माउंटबेटन ने। फिर उन्होंने कहा कि एक बार कांग्रेस के और सभी दलों के विचार तो जान लें, इस योजना के संबंध में क्या वो राजी है, इस योजना से वो खुश है, वो इससे सहमत है या नहीं है, उनकी योजना तो डाल लें कांग्रेस की। तो कांग्रेस की सहमति लेने के लिए बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा कि भारत का विभाजन किया जाना चाहिए, ये प्रस्ताव रखा। और इस प्रस्ताव का सबसे पहले जो समर्थन किया था वो किया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन किया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, वो भारत का विभाजन चाह रहे थे,
वो भारत के विभाजन के समर्थन में थे। वो विभाजन तो चाह रहे थे लेकिन वो पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर रहे थे, वो भारत का समर्थन कर रहे थे। ये एक ऐसे मुस्लिम थे जो विभाजन तो चाह रहे थे परंतु वो पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर रहे थे, वो भारत का समर्थन कर रहे थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जब गोविंद वल्लभ पंत ने बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा कि भारत का विभाजन किया जाना चाहिए, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन किया कि विभाजन किया जाना चाहिए और मैं भारत के पक्ष में हूँ, मैं भारत में रहना पसंद करता हूँ। मैं भारत, या कह सकते हैं कि इन्होंने भारत का समर्थन किया, ना कि पाकिस्तान का। विभाजन का समर्थन किया कि विभाजन होना चाहिए, लेकिन भारत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से विभाजन नहीं चाह रहे थे। ये पाकिस्तान की तरफ नहीं थे, भारत की तरफ थे, भारत के हितैषी थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो वही इसके बाद कांग्रेस इस बात से सहमत हो गई कि भाई विभाजन किया जाना चाहिए। अब जो माउंटबेटन योजना थी उसमें क्या क्या बात लिखी हुई थी? माउंटबेटन योजना में लिखा हुआ था भारत का विभाजन 2 राष्ट्रों के रूप में किया जाएगा। भारत का विभाजन 2 राष्ट्रों के रूप में किया जाएगा। 2 राष्ट्रों के रूप में किया जाएगा, जिन्हें भारत व पाकिस्तान नाम दिया गया। इसमें भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों के रूप में किया जाएगा। ये बात माउंटबेटन में की गई थी। पहली बात तो ये की गई थी माउंटबेटन योजना में कि भारत का विभाजन 2 राष्ट्रों के रूप में, भारत और पाकिस्तान के रूप में किया जाएगा, या भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों के रूप में किया जाएगा। ये पहली बात थी। दूसरी बात, बंगाल और पंजाब में मतदान कराया जाएगा। ये बात कही गई इसमें, बंगाल और पंजाब में मतदान कराया जाएगा। ये बात भी माउंटबेटन योजना में की गई थी कि जो बंगाल की जनता और पंजाब की जनता है वो भारत में रह सकती है या फिर पाकिस्तान में जाएगी, इस बात को लेकर मतदान कराया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा तीसरी बात ये कही गई थी कि जो देसी रियासतें हैं, जो देसी राजा महाराजा शासन कर रहे थे, देसी रियासतों को अपनी इच्छा से भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता है। भारत या पाक में शामिल होने की स्वतंत्रता है। ये बात इसमें कही गई थी, पाक में शामिल होने की स्वतंत्रता है। जो देसी राजा हैं, देसी रियासत हैं, वो या तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में, ये उनकी इच्छा है। कोई भी देश इन पर दबाव डालकर अपनी तरफ शामिल नहीं कर सकता। ये अपनी इच्छा से किसी में भी जा सकते हैं, भारत में या पाकिस्तान में। ये माउंटबेटन योजना की तीसरी बात थी। तो इन सभी बातों पर कांग्रेस ने सहमति दे दी। कांग्रेस सहमत हो गए कि हम इस माउंटबेटन योजना से सहमत हैं, माउंटबेटन योजना से हम खुश हैं। ठीक है। अब जब कांग्रेस ने दे दी, फिर इसी प्रकार मुस्लिम लीग के पास ये योजना गई, मुस्लिम लीग से सहमति ली गई। इसी प्रकार भारत के प्रत्येक छोटे बड़े दल सभी से इस योजना के बारे में सहमति मांगी गई। सभी से पूछा गया कि आप माउंटबेटन योजना से प्रसन्न हैं या नहीं। मुस्लिम लीग से, अनुसूचित जाति संघ, जितने भी दल थे भारत के, सबसे पूछा गया। उदारवादी दल, जितने भी उस समय दल थे, जो सक्रिय दल थे, सबसे इसके बारे में सहमति ली गई, माउंटबेटन योजना के बारे में। और जब माउंटबेटन योजना पर सभी दलों ने अपनी सहमति दे दी, तो उसके बाद एक कानून पारित हुआ, या फिर एक ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब सवाल आता है कि भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ, या भारत किस अधिनियम के तहत स्वतंत्र हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये कब ब्रिटिश संसद में लाया गया था? तो ब्रिटिश संसद में जो लाया गया था वो लाया गया था 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को ये प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को ये प्रस्तुत किया गया था और ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर दिया था भाई 18 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद ने इसे पास कर दिया या फिर इसे स्वीकार कर दिया।
कब स्वीकार किया? 18 जुलाई 1947 को। और ये लाया कब गया? 4 जुलाई 1947 को ये प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को इसे पास कर दिया। इसमें क्या कहा गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, इसमें कुछ बातें कही गई थी, ब्रिटिश संसद ने सभी का अध्ययन करके इन सबको पास कर दिया और इसे पारित कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पूछा जाए ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया? 4 जुलाई 1947 को। इसे पारित कब कर दिया गया? 18 जुलाई 1947 को। एक एक पॉइंट अपनी कॉपी में भाई नोट कर लेना है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। जो भी यहाँ से सवाल उठते हैं एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? जब ब्रिटिश संसद ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी तो इसमें जो तथ्य लिखे हुए थे, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई थी वो कौन कौन सी थी? लगभग जो माउंटबेटन योजना में थी उनसे जुड़ी हुई बातें लिखी हुई थी। इसमें ये बात लिखी हुई थी भारत का 15 अगस्त 1947 को भारत व पाक के रूप में, भारत व पाकिस्तान के रूप में विभाजन कर दिया जाएगा। भारत का 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के रूप में, भारत व पाकिस्तान के रूप में विभाजन कर दिया जाएगा 15 अगस्त 1947 को। पहली बात ये लिखी हुई थी। इसके बाद इसमें दूसरी बात लिखी हुई थी, जो देसी रियासतें हैं वो अपनी इच्छा से किसी में भी शामिल हो सकती हैं। देसी रियासतें अपनी इच्छा से भारत या पाक में से किसी एक में शामिल हो सकती हैं। ये इसमें दूसरी बात थी, यानी कि जो देसी राजा हैं वो अपने राज्य को किसी एक में शामिल कर सकते हैं, या तो वो शामिल कर सकते हैं या फिर वो स्वतंत्र शासन कर सकते हैं। ये भी बात इसमें कही गई थी कि देसी राजा जरूरी नहीं है कि भारत या पाकिस्तान में जाएं, वो भारत में चले जाएं या पाकिस्तान में चले जाएं या फिर स्वतंत्र रूप से शासन कर सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जाते जाते भी भारत को हानि पहुंचाने की कोशिश करी। उन्होंने एक नया बीज बो दिया कि जो देसी राज्य हैं, जो देसी रियासत हैं, इस अधिनियम में ये कहा गया कि या तो वो भारत में चले जाएं या पाकिस्तान में, या फिर वो स्वतंत्र शासन कर सकती हैं। आगे जाके इससे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो भारत पाक में से किसी एक में शामिल हो जाएंगे देसी राजा, ये बात की गई। दोनों देशों के लिए, जब दोनों देश स्वतंत्र हो जाएंगे भारत और पाकिस्तान, तो दोनों देशों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। दोनों देशों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, ये बात की कही गई थी। अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे दोनों देशों के लिए, दोनों देशों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, ये बात इसमें कही गई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। इसके अलावा एक बात इसमें यह कही गई थी, बंगाल और पंजाब दो सीमा आयोगों का गठन किया जाएगा, जो बंगाल और पंजाब की सीमा का निर्धारण करेंगे। बंगाल और पंजाब के सीमा का निर्धारण करने के लिए, सीमा को निर्धारित करने के लिए सीमा का निर्धारण करने के लिए बंगाल और पंजाब की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोगों का गठन किया जाएगा। दो सीमा आयोगों का गठन किया जाएगा, ये बात भी कही गई थी। नंबर 1 बंगाल सीमा आयोग और नंबर 2 पंजाब सीमा आयोग, ठीक है, गठन किया जाएगा इनका।
तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ऐसी बातें कही गई थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन कर दिया जाएगा, दो नए राष्ट्रों के रूप में। देशी रियासत अपनी इच्छा से भारत पाकिस्तान किसी एक में चली जाएंगी या फिर वो स्वतंत्र शासन कर सकती हैं। दोनों देशों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। बंगाल और पंजाब की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग का गठन किया जाएगा, जिनका नाम बंगाल सीमा आयोग और पंजाब सीमा आयोग होगा। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बातें थी। ठीक है, अब इसके बाद अब भारत कर दिया जाता है भाई आजाद। इसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान को, इसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को आजाद कर दिया गया। 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया। अब सवाल आता है कि भारत को 15 अगस्त को आजाद क्यों किया गया, या फिर पाकिस्तान को एक दिन पहले 14 अगस्त को आजाद क्यों किया गया था। पाकिस्तान एक दिन पहले आजाद क्यों कर दिया गया था? तो जो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता थे मोहम्मद अली जिन्ना ने हट कर ली कि भाई हमें भारत से एक दिन पहले स्वतंत्रता मिलनी आवश्यक है, हमें भारत से पहले स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से ये कहा, माउंटबेटन से, कि कुछ भी हो जाए हमें भारत से पहले स्वतंत्रता चाहिए, चाहे कुछ टाइम पहले ही स्वतंत्र कर दो, लेकिन हमें भारत से पहले स्वतंत्रता चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हमें भारत से पहले स्वतंत्रता चाहिए, और इस बात को सक्रिय करने के लिए उन्होंने कहा कि जो 14 अगस्त है वो मुस्लिमों के लिए एक अच्छा दिन है। उन्होंने कहा कि हम 14 अगस्त को अपने धर्म में अच्छा दिन मानते हैं, इसीलिए हमें तो आज ही स्वतंत्रता चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान को 14 अगस्त की शाम को ही स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान जो बना था, जो उसका विभाजन हुआ था, 14 अगस्त को वो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आ गया। 15 अगस्त को भारत आजाद क्यों हुआ, 14 को क्यों नहीं हुआ? जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने कहा कि 15 अगस्त मेरे लिए या मेरे जीवन में 15 अगस्त का एक अलग ही महत्व है, मैं 15 अगस्त को अच्छा मानता हूं अपने लिए। इसीलिए 15 अगस्त को, यह कह सकते हैं रात को 12 बजे के बाद, 15 अगस्त की रात को, मतलब 14 अगस्त खत्म हो गई, 12 बजे के बाद 15 अगस्त लग गई, माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी रात को 12 बजे के बाद, 15 अगस्त की सुबह को। ठीक है, भारत आजाद हो जाता है 15 अगस्त को। अब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश आजाद हो जाते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त को, भारत 15 अगस्त को आजाद हो गया। अब जब भारत और पाकिस्तान भाई दोनों आजाद हो गए तो दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। ठीक है, भारत के लिए जो गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे, भारत के लिए जो गवर्नर जनरल नियुक्त हुए, भारत के लिए पहला जो गवर्नर था, भारत का पहला जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल या वायसराय भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ऐसे लिखेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय जो था वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन। अब ये 3 तरीके से एक ही उत्तर होगा। पहला सवाल, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन था, और ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही था। लेकिन यदि यहाँ पे ये लिख दिया जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन गलत हो जाएगा।
स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो भारत का हो। लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय नहीं थे, लॉर्ड माउंटबेटन एक ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। वो कह रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था वो सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। और ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। इसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जब भारत आजाद हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को इन्हें प्रधानमंत्री चुना गया। पंडित नेहरू को स्वतंत्र भारत का वायसराय चुना गया लॉर्ड माउंटबेटन को, और भारत के प्रधानमंत्री चुने गए पंडित नेहरू को। ठीक है। राजगोपालाचारी के बाद गवर्नर जनरल का जो पद था, वायसराय का जो पद था, वो भाई समाप्त कर दिया गया था। राजगोपालाचारी के बाद कोई भी वायसराय नहीं आया था, वायसराय का पद समाप्त हो गया था। अब जैसे भारत में वायसराय और प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई, इसी प्रकार पाकिस्तान में भी वायसराय और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई। पाकिस्तान में भी वायसराय और प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। पाकिस्तान के प्रथम, अब बात करते हैं हम पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे पाकिस्तान के, या स्वतंत्र पाकिस्तान के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का वायसराय या पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जब पाकिस्तान भारत का विभाजन हुआ तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। ये गवर्नर जनरल थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली को पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जैसे भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, उसी प्रकार पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली को बनाया गया था। लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना थे और भारत के प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके बाद अब यहाँ पर गवर्नर जनरल सब नियुक्त हो गए। अब बात आती है पंजाब की और बंगाल के सीमा आयोगों की, इनकी सीमाओं का निर्धारण की। ठीक है। तो मैंने बताया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कहा गया कि बंगाल और पंजाब में के लिए दो सीमा का निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग का गठन किया जाएगा, जिनका नाम था पंजाब सीमा आयोग। नंबर 1 पंजाब सीमा आयोग और दूसरा जो था उसका नाम था बंगाल सीमा आयोग। जो पंजाब सीमा आयोग था वो पंजाब में सीमा का निर्धारण करा था इसने। जो भाई पाकिस्तान की सीमा, पंजाब जो है हमारा, जो पंजाब था वो दो भागों में बटा। एक पंजाब हमारे पास है, एक पंजाब पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास जो पंजाब है वो पश्चिमी पंजाब जो था उसको दो भागों में बांट दिया। जो पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान के पास पहुंच गया और जो पूर्वी पंजाब है वो भारत के पास है। आज भी जो पंजाब है वो पंजाब का पूर्वी हिस्सा है। तो पंजाब का जो विभाजन किया, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण किया वो 17 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ ने किया था। 17 अगस्त 1947 को
इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसे क्या बोलते हैं, उसे सर रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं। सर रेडक्लिफ रेखा किस किस के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरती है। कब निर्धारण हुआ था, 17 अगस्त 1947 को। किन दो देशों के बीच रेडक्लिफ रेखा है, भारत और पाकिस्तान को अलग करती है रेडक्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। कब निर्धारित की गई थी, 1913 1914 में निर्धारित की गई थी। ये हम चर्चा करेंगे भारतीय भूगोल में, ठीक है। तो याद रखनी है रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच 17 अगस्त 1947 में निर्धारित की गई थी। तो भाई ये हो गया भारत का विभाजन। इससे आगे हम पढ़ेंगे देशी रियासतों का एकीकरण। अब भारत आजाद हो गया, संविधान मैंने आपको इससे पहले बता दिया, इसी समय संविधान बन रहा था। मतलब हिस्ट्री और जो स्वतंत्र भारत है वो इतना इल्झा हुआ है, इतना उलझा हुआ है वो, कि उसको धीरे धीरे अलग अलग करके पढ़ना पड़ता है। पहले हमने इसी समय क्या पढ़ा, संविधान बन रहा है इसी समय। इस समय क्या हो रहा है, भारत आजाद हो रहा है। इसी समय एक तीसरा पहलू होगा, देशी रियासतों का एकीकरण। इसी समय देशी रियासतों को भारत में मिलाया जाएगा। जब भारत आजाद हो गया तो भारत में 562 देशी रियासतें हो गई। 562 देश भारत के अंदर खड़े हो गए। अब संविधान को संविधान सभा के सामने समस्या आ जाएगी, संविधान को लागू कहाँ करेगी, बना तो लेगी लेकिन संविधान को लागू कहाँ करे, ये समस्या आएगी। इस समस्या का निर्धारण कैसे होता है, इस समस्या का निर्धारण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल सामने आए और उन्होंने इस समस्या का निर्धारण किया था। कैसे कैसे देशी रियासतों का भारत में एकीकरण होता है, आगे जब हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी पे तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा देशी रियासतों का एकीकरण। तो बने रहिए भाई, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें भैया, अनसब्सक्राइब ना करें, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी समस्या है तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है शुरू में ही वीडियो में, उस पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें।